हेलो डी स्टूडेंट, दिस इज रेनू एंड वेलकम बैक टू एसकेवीपी। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है, यानी कि हमारा जो आज लेक्चर है, ये लेक्चर सेकंड है। और फर्स्ट लेक्चर में हमने बीए इंग्लिश को ही पढ़ा, जो थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए था। उसमें हमने क्या किया था कि क्लासिकल लिटरेचर यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का 5 टॉपिक में 2 टॉपिक को कंप्लीट कर दिया था। आज हमारा यूनिट 1 का पार्ट 2 है, जिसमें 3 टॉपिक बचे हुए हैं और उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आपको थंबनेल यानी कि देख के पता ही चल रहा होगा ऑन स्क्रीन कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप देखने वाले हैं बीए इंग्लिश थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को। अब देखेंगे कि हमारे टॉपिक कौन कौन से हैं। तो टॉपिक की बात करें अगर बच्चों, तो हमने टॉपिक में देखा था कि एपिक है ना, एपिक हमने यानी कि महाकाव्य को पढ़ लिया था। सेकंड में हमने देखा था कि बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, इसको भी हमने कंप्लीट किया था यूनिट 1 में, है ना। यूनिट 1 में हमने इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट किया है। ओके, तो यूनिट 2 के बाद हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम यूनिट 1 में ही देखेंगे जो हमारा एथोनियन सिटी बचा हुआ है और लिटरेचरी टर्म बचा हुआ है, इसको हम आज पढ़ेंगे। कॉमेडी एंड ट्रेजेडी ड्रामा क्लासिकल, और फिर सेकंड में हम देखेंगे अथेनियन सिटी स्टेट, और फिर लास्ट में हम तीसरे टॉपिक को देखेंगे जो हमारा है लिटरेचरी कल्चर इन ऑगस्टन रोम। ओके, तो चलिए देखते हैं एपिक के बाद। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक है यानी कि तीसरा टॉपिक, 5 टॉपिक हैं, 5 में हम 2 पढ़ चुके हैं। तीसरा टॉपिक हमारा है, तीसरा टॉपिक है हमारा क्लासिकल कॉमेडी। क्लासिकल कॉमेडी की अगर हम बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदी में शास्त्रीय हास्य नाटक, है ना। तो इसमें बहुत सारी ऐसे समरीज आती हैं, बहुत सारी डिफिनीसन आते हैं और बहुत सारे मतलब हंसी मजाक की बातें आती हैं, जिसे हम क्लासिकल कॉमेडी के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम डिफिनीशन की बात करें कि बच्चों क्लासिकल कॉमेडी की डिफिनीशन क्या होती है, तो हम इसमें देखेंगे कि इसकी जो डिफिनीशन बनती है वो बनती है अ क्लासिकल कॉमेडी इज अ ड्रामा दैट यूजेस ह्यूमर एंड स्टेयर टू patriotian human nature and society ending on a happy note। यानी कि कहने का मतलब है जो क्लासिकल कॉमेडी होता है वो कुछ ड्रामा में, है ना, कुछ ड्रामा होते हैं, कुछ ह्यूमन स्टेयर होते हैं, जिसमें क्या करता है ये ह्यूमन नेचर को और उसके सोसाइटी में एंडिंग और हैप्पी नोट को क्रिएट करता है। अगर हिंदी में हम बात करें यानी कि, तो कहता है कि शास्त्रीय हास्य नाटक जो होता है वह नाटक होता है। कैसा नाटक होता है? जिसमें हंसी मजाक व्यंग और हल्की फुल्की घटनाओं के जरिए समाज और मनुष्य के व्यवहार को दिखाया जाता है, और अंत में वो क्या देता है हमें, अंत सुख देता है, या वो बहुत सुखद होता है। अगर हम क्लासिकल कॉमेडी के की फीचर के बारे में देखेंगे, तो की फीचर क्या होता है यानी कि मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो की फीचर में हम देख लेंगे बच्चों कि हमारा जो क्लासिकल कॉमेडी है, क्लासिकल कॉमेडी ऑफ की फीचर्स, वेट अ मिनट, क्लासिकल कॉमेडी ऑफ की फीचर, क्लासिकल कॉमेडी ऑफ की फीचर्स यानी कि क्लासिकल कॉमेडी के जो मुख्य विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो पहला हम देखेंगे लाइट टोन। लाइट टोन मीन्स हल्का और मजाकिया सब माहौल, है ना, हल्का और मजाकिया माहौल। और दूसरा अगर हम बात देखेंगे इसमें, दूसरा जो दिया है मिस अंडरस्टैंडिंग एंड प्लेफुल प्लॉट्स, यानी कि जो गलत फहमियाँ होती हैं उसमें भी कुछ मनोरंजक घटनाएं हो जाती हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर किसी बात को हमें नहीं समझ में आता है, या जो बातें हम नहीं समझ पाते हैं, हमें क्या होता है दूसरे के साइड से क्या होती है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं। लेकिन बाद में जब पता चलता है कि वो मजाक था, क्या था, वह एक मजाक था। तो इसमें वही चीज़ कह रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग एंड प्ले फुल प्लॉट्स, यानी कि गलत फहमियाँ और मनोरंजक घटनाएं भी इसी क्लासिकल कॉमेडी के अंतर्गत ही आती हैं। अब तीसरे अगर हम टॉपिक में देखेंगे इसी में, तो हमें मिलेगा कि हैप्पी एंडिंग विथ मैरिज ऑफ रिन्यूनियन, यानी कि अंत में शादी या मेल मिलाप, शादी या मेल मिलाप। लास्ट में हम देखेंगे, लास्ट में अगर हम देखते हैं बच्चों, तो हमें देखने को मिलेगा यूज एंड विट एंड स्टेयर, यानी बुद्धिमानी और व्यंग्य का प्रयोग। बुद्धिमानी और व्यंग्य का प्रयोग किस तरह से बुद्धिमानी से और बुद्धिमानी का प्रयोग किया जाता है, यानी अपनी बुद्धिमत्ता को कहाँ किस जगह पे कैसे दिखाना है, और हमें टॉन्ट यानी कि व्यंग्य कहाँ पे मारना है, यानी कि व्यंग्य का प्रयोग किस जगह पे करना है। ठीक, अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि एग्जाम्पल इसके क्या क्या हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे बच्चों,
एरिस्टोफोन्स का नाम आप सभी ने सुना होगा, तो इनके एग्जाम्पल में सबसे पहले आएंगे एरिस्टोफोन्स, है ना। शेक्सपियर जो 12 नाइट एज यू लाइक इट, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसी के बारे में बता रहा है। अगर हम दूसरे डिफिनीशन की बात करें या दूसरे राइटर के डिफिनीशन के बारे में बात करें तो वो भी यही चीज़ बताएंगे। जैसे अपने अपने क्या है, कुछ राइटर अपने अपने डिफिनीशन दिए हैं क्लासिकल ट्रेजेडी में। अब क्लासिकल कॉमेडी तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्लासिकल ट्रेजेडी, यानी कि जो हमारे शास्त्रीय त्रासदी नाटक होते हैं। पहले तो हमने देखा कि हमें जो क्लासिकल कॉमेडी मिला, कुछ हास्य थे, कुछ व्यंग थे, कुछ बुद्धिमानी वाली बातें थी। अब हम ट्रेजेडी देखेंगे कि ट्रेजेडी क्या होता है। क्लासिकल ट्रेजेडी की अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप आफ्टर ऑल पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा इसको डीप में नहीं जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में ही ये सब ट्रेजेडी, ड्रामा, है ना, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं और बहुत अच्छे वे में बताई भी गई हैं, और इस SKVP के प्लेलिस्ट में पढ़ी भी हुई हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की सारी वीडियोज़ आप पढ़ भी चुके होंगे, जबकि ये क्लास चल रही है बीए फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए। तो क्लासिकल ट्रेजेडी में हम देखेंगे कि इसकी जो डेफिनेशन बनती है, अ क्लासिकल ट्रेजेडी इज अ सीरियस ड्रामा। कैसा ड्रामा होता है? ट्रेजेडी मीन्स सीरियस। और अगर क्लासिकल ट्रेजेडी के अलावा अगर हम कॉमेडी की बात करेंगे वो तो अनसीरियसली होता है। कैसा होता है? अनसीरियसली। तो डिफरेंस अगर हम करेंगे दोनों में तो क्या बनेगा? डिफरेंस, अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं बच्चों तो हम देखेंगे जो हमारा क्लासिकल कॉमेडी और सेकंड में हमारा बन जाएगा क्लासिकल ट्रेजेडी। तो क्लासिकल कॉमेडी का मतलब क्या होता है? ये अनसीरियसफुल होता है, अनसीरियसफुल, यानी कि इसमें सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम क्लासिकल ट्रेजेडी की बात करेंगे तो ये सीरियसली होता है। कैसा होता है बच्चों? सीरियसफुल होता है, सीरियसली या सीरियसफुली कह सकते हैं। तो अ क्लासिकल ट्रेजेडी इज सीरियस ड्रामा वेयर द हीरो ड्यू टू ट्रेजिक फॉल ऑफ फेट सफर डाउनफॉल एंड द प्ले इंड्स ऑफ सैरो। यानी कि कहने का मतलब है जो शास्त्रीय नाटक होता है वह एक गंभीर नाटक होता है, इस जिसको हम क्या कहते हैं कि यह सीरियस ट्रेजेडी होता है, जिसमें हम नाटक को क्या करते हैं, अपनी किसी त्रुटि या भाग्य के कारण पतन का शिकार होता है और नाटक का अंत क्या होता है? दुखद होता है। ट्रेजेडी का मतलब ही आपको पता होगा कि ट्रेजेडी मीन्स क्या होता है? दुख, और कॉमेडी मीन्स क्या होता है? सुख। कॉमेडी में क्या होता है, हम अगर स्टार्ट से शुरू करते हैं तो लास्ट में हमारी एंडिंग क्या होती है? हैप्पीफुल होती है। लेकिन जब हम ट्रेजेडी में जाएंगे तो ये क्या होता है? हमें हमेशा सॉरी यानी कि दुख ही मिलता है। तो क्लासिकल कॉमेडी की बात करेंगे तो वो सुखद होता है, अगर क्लासिकल ट्रेजेडी की बात करेंगे तो ये दुखद होता है। अब ट्रेजेडी के हम मेन फीचर को देख लेंगे, यानी कि इसके की फैक्ट्स क्या हैं, इसके की फैक्ट को देखेंगे। जिस प्रकार से हमने क्लासिकल ड्रामा में क्लासिकल कॉमेडी को देखा और उसके की फीचर को देखा, लास्ट में हमने देखा कि वह सुखद होता है, ट्रेजेडी में हमने देखा कि दुखद होता है। फिर इसके हम फीचर को देखेंगे कि यह क्या होता है। फीचर में अगर देखेंगे यानी कि इसकी जो मुख्य विशेषता होती है वो नॉबल बट फॉलोड हीरो, यानी कि उच्च लेकिन त्रुटिपूर्ण नायक होता है, त्रुटिपूर्ण नायक के रूप में होता है। सेकेंड ऑफ अगर हम देखेंगे सीरियस टोन एंड थीम लाइक डेथ फेट, यानी कि यह गंभीर होता है, इसकी जो थीम होती है वो गंभीर विषय वस्तु पे होती है, मृत्यु के वे में कह सकते हैं या उसके भाग्य के वे में कह सकते हैं। अगर किसी की मृत्यु होती है तब भी आपको पता है कि दुखद ही होगा। और यह क्या होता है? इमोशनल होता है, इम्पैक्ट होता है, पिटी होता है एंड फेयर। इम्पैक्ट और इमोशन, इम्पैक्ट की अगर बात करें तो करुणा, भय और ये क्या करता है? डर उत्पन्न करता है। करुणा, भय और डर को उत्पन्न करता है। कैथारसिस, इमोशनल एंड प्यूरिफिकेशन एंड ऑडियंस, यानी कि भावनात्मक जो शुद्धिकरण होता है वो भी आता है क्लासिकल ट्रेजेडी में। ओके, अब अगर इसके हम एग्जाम्पल को देखते हैं तो बच्चों देखेंगे स्पॉक्सलेस यानी कि ऑडिपस रेक्स, और शेक्सपियर हैं हैमलेट, मैकबेथ। ओके, अब हम चलते हैं क्लासिकल बेस ट्रेजेडी, यानी कि हमने जो डिफरेंस बताया कि डिफरेंस इसके क्या क्या होते हैं। अगर कॉमेडी में होगा तो किस तरह से होगा और ट्रेजेडी में होगा तो किस तरह से होगा। तो जो कॉमेडी ऑफ ट्रेजेडी बन रहा है वो किस तरह का बन रहा है? एलिमेंट ट्रेजेडी,
फिर यहाँ पे बन रहा है कि ये क्या होता है, कॉमेडी। कॉमेडी की अगर हम बात करेंगे, लास्ट में हमने देखा कि ये हैप्पीनेस होता है। और ट्रेजेडी की बात करेंगे तो देखेंगे कि ट्रेजेडी लास्ट में हमें सॉरी यानी कि दुख देता है। टोन होता है सीरियस, एंडिंग सैड, इमोशन, है ना, नॉबल बट फॉलोड पर्सन। दिस इज क्या हो जाएगा, ये ट्रेजेडी के अंदर आएगा और इधर का आ जाएगा कॉमेडी के अंदर। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो कॉमेडी के नीचे दिया है लाइट एंड प्लेफुल, है ना, हैप्पी एंड सेटिस्फाइंग, कॉमन ऑफ विटी पर्सन, वेट मिनट, कॉमन एंड विटी पर्सन, ये सब किसके अंदर आता है, कॉमेडी, यानी कि जो क्लासिकल कॉमेडी बनेगा उसके अंदर आएंगे। और ये जो बनता है क्लासिकल ट्रेजेडी वो इसके अंदर आता है। क्लासिकल ट्रेजेडी के अंदर आपने देखा कि टोन सीरियस एंड डॉग्स, एंडिंग सैड एंड इमोशन। और क्लासिकल कॉमेडी के अंदर लाइट एंड प्लेफुल, हैप्पी एंड सेटिस्फाइंग, कॉमन एंड विटी पर्सन। ओके, ये सब आपके क्या थे, डिफरेंस थे। तो डिफरेंस में इसमें दिया है, देखिए ट्रेजेडी में ऑडियंस इफेक्ट भी दिया है जो आप पहले देखे हैं, पिटी एंड फियर भी दिया है, और इसमें दिया है लाफ्टर एंड जॉय। यानी कि कॉमेडी में आप क्या कर सकते हैं, हंसते हैं और मनोरंजन करते हैं। ट्रेजेडी में आप क्या करते हैं, करुणा रहता है, उसमें भय रहता है और डर रहता है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा टॉपिक वो शायद बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि क्लासिकल कॉमेडी क्या चीज़ें होती हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे अथेनियन सिटी स्टेट, है ना, अथेनियन सिटी स्टेट। अथेनियन क्या चीज़ें होती हैं, जिसमें पॉलिटिक्स एक वर्ड होता है वो जुड़ी रहती हैं, जिसे हम अथेनियन में के रूप में समझते हैं। अथेनियन सिटी स्टेट की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो देखेंगे कि इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी द अथेनियन सिटी स्टेट और पॉलिस। हमने क्या कहा कि इसमें पॉलिटिक्स के कुछ वर्ड जुड़े रहते हैं। वाज अ पॉलिटिकल, कल्चरल एंड psychological center of ancient Greek, especially during the 5th century of BCE, है ना। अगर अब हम बात करेंगे कि जो पॉलिस है ना, एथेनियन सिटी यानी कि जो पॉलिस है वो प्राचीन ग्रीस का एक स्वतंत्र नगर था या राज्य था, ऐसा कह सकते हैं, जो राजनीतिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। एथेनियन सिटी क्या था, वह एक राजनीतिक यानी कि एथेनियन सिटी एक साइकोलॉजिकल सेंटर, एंशियंट ग्रीक स्पेशली ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी ऑफ बीसी, यानी कि राजनीतिक, संस्कृति और दार्शनिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। अगर इसके हम मुख्य फीचर की बात करेंगे यानी कि इसके जो की फीचर्स हैं उसको अगर हम देखेंगे तो की फीचर में हमें देखने को क्या मिलेगा, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि डेमोक्रेसी क्या होता है, यानी कि लोकतंत्र के बारे में बात किया जा रहा है। तो जो एथेनियन था यानी कि एथेंस इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी, सिटीजन फ्री मैन कुड वोट एंड पार्टिसिपेट इन असेंबली, यानी कि एथेंस जो है वो लोकतंत्र की एक जन्मभूमि को माना जाता है, जहाँ पे नागरिक क्या करते हैं, मुक्त पुरुष सरकार के निर्णयों में भाग लेते थे और लेते भी हैं। तो ये हो गया डेमोक्रेसी यानी कि एथेनियन का डेमोक्रेसी। अब इसके हम देखेंगे कि इसका जो थिएटर और ड्रामा है वो किस तरह से है। तो थिएटर पे चलेंगे और इसके ड्रामा को देखते हैं। थिएटर एंड ड्रामा, थिएटर एंड ड्रामा की बात अगर हम करते हैं तो ये क्या होता है, मतलब सपोर्टेड होता है। थिएटर एंड ड्रामा यानी कि नाटक और रंगमंच। द सिटी सपोर्टेड फेस्टिवल लाइक डायनीशिया ऑफ वेयर द ट्रेजेडी एंड कॉमेडी ड्रामाज वेयर परफॉर्म्ड, यानी कि यहाँ पे त्योहारों में क्या होता है, त्योहारों में नाटकों यानी कि त्रासदी और हास्य, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमेडी का मंचन होता था। जैसे डायनोशिया फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल था, डायनोशिया। अगर हम फिलॉसफी की बात करें बच्चों तो फिलॉसफी में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो फिलॉसफी एंड एजुकेशन बनती है क्लासिकल कॉमेडी में, एथेनियन का जो तीसरा टॉपिक है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो फिलॉसफी की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो देखेंगे फिलॉसफी एंड एजुकेशन यानी कि दर्शन और शिक्षा। तो दर्शन और शिक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि होम ऑफ द ग्रेट फिलोसफर कौन कौन से थे, जैसे आपने सुकरात का नाम सुना होगा, प्लेटो का नाम सुना होगा, एरिस्टोल यानी कि अरस्तु का नाम सुना होगा। तो ये सारे लोग कौन थे, दर्शन और शिक्षा के राइटर कह सकते हैं। इसको सुकरात बोलेंगे, यहाँ पे सोक्रेटिस लिखा है, इसको हम सुकरात कहते हैं, सुकरात। ओके,
अब हम मिलिट्री एंड नॉवल पावर की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि जो सैन्य शक्तियाँ होती हैं वो किस तरह से होती हैं। सैन्य शक्तियों के बारे में अगर हम देखेंगे बच्चों तो देखेंगे यहाँ पे हमें मिलेगा कुछ चीज़ें ऐसे जो क्लासिकल ट्रेजेडी और क्लासिकल कॉमेडी के अंतर्गत ही आती हैं। ओके, तो डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेटिक जो एथेंस होते हैं उसके कुछ पावरफुल नेवी एंड जैसे नेवी के लोग हो गए और प्लेड अप की रोल्स होते हैं उनके कहाँ पे, ग्रीक वार्स में कहाँ पे होंगे, यानी कि जो नौसेना का शक्तिशाली एक एक युद्ध होता है उसमें किसकी सब अहम भूमिका होती है। तो अहम भूमिका के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो नेवी के हमारे सोल्जर्स होते हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा भूमिका होती है और वो अपनी भूमिका को अच्छे से निभाते हैं। अगर हम बात करेंगे कहाँ पे तो एथेंस की नौसेना हो जाएगी। अगर अब हम इसके आगे चलेंगे रिवलेंस लिटरेचर, रिवलेंस लिटरेचर क्या होता है तो रिवलेंस लिटरेचर में हम देखेंगे कि जो हमारा मोस्ट क्लासिकल ग्रीक प्लेज होता है जिसमें आपने देखा कि साहित्य में इसका महत्व क्या होता है। तो महत्व के बारे में देखेंगे जो यूनानी नाटक थे, जैसे आपने एथेनियन को देखा तो एथेंस में एक ऐसे लिखे हुए मंचित जिसमें भाग्य, न्याय यानी कि लक को कह सकते हैं, जजमेंट को कह सकते हैं और डेमोक्रेसी को कह सकते हैं, ये सारे किस में दिखाई देते हैं, मूल रूप से एथेनियन में दिखाई देते हैं। यानी कि एथेनियन कॉमेडी या एथेनियन ट्रेजेडी की पार्ट में ऐसे दिखते हैं या दिखाए जाते हैं। तो रिवलेंस की अगर हम बात करते हैं तो रिवलेंस लिटरेचर क्या होता है, यानी कि साहित्य में इसका महत्व क्या होता है। तो मोस्ट क्लासिकल ग्रीक प्लेस बाई वेर रिटन, यानी कि जो ये 22 पॉइकल्स है, यूरोपियंस है यानी कि यूरोपीट्स है, वे राइटन कहाँ किए थे, रिटन कहाँ किए थे और अपना परफॉर्म कहाँ किए थे, एथेंस में। यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा कि एथेंस में थे। और जो इसकी वैल्यू ऑफ सिटी थी, अगर वैल्यू ऑफ सिटी की बात करेंगे तो वैल्यू ऑफ सिटी क्या था, रीजन्स था, है ना, कि उसके मुख्य कारण क्या है, जस्टिस क्या था, उसके न्याय क्या थे, फेट एंड डेमोक्रेसी यानी कि उसके लोकतंत्र में क्या क्या था, आर रिफ्लेक्टेड इन ट्रेजेडी यानी कि इसके नाटक में सम्मिलित किए गए हैं, साहित्य के महत्व में सम्मिलित किए गए हैं, जो क्या होते हैं लोकतंत्र के जैसे एथेनियन में मूल रूप से दिखाए जाते हैं। लिटरेसी कल्चर की अगर हम बात करें बच्चों तो लास्ट में हम देखेंगे कि लिटरेसी कल्चर जो हमारा अगस्टन रोम है, अगस्टन रोम में उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या फीचर्स थे, उसके क्या इम्पोर्टेंस थे, उसको भी फटाफट देख लेते हैं हम। अगर उसके ओवरऑल ओवरव्यू की बात करें तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको भी फटाफट एक ही नज़र में हम देख लेते हैं कि लिटरेचरी कल्चर इन अगस्टन रोम, अगस्टन रोम की साहित्यिक संस्कृति जो थी वो किस प्रकार थी। तो इसका हम पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं, यानी कि इसका सामान्य परिचय देख लेते हैं कि अगस्टन क्या था। अगर हम अगस्टन की बात करते हैं बच्चों तो आपको पता होगा कि 27 जो बीसी था यानी कि ईसा पूर्व 27 ईसा पूर्व was the period during the reign of Emperor Augustine of marked by peace, political stability and flourishing of Latin literature। यानी कि अगस्टन युग की अगर हम बात करें तो 27 ईसा पूर्व यानी कि बीसी को कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, और यहाँ पे सम्राट जो अगस्टन थे उनका शासनकाल का जो समय था वो रोम में शांति स्थिरता के लिए था और साहित्य की अद्भुत का विकास भी इसी में हुआ था। किस में, अगर हम बात करेंगे तो अगस्टन रोम में यानी कि अगस्टन एज में। ओके, अब इसके हम की फीचर की ओके तो ओवरव्यू में हमने देखा बच्चों की जो अगस्टन एज है यानी कि अगस्टन रोम में अगस्टन एज को हमने देखा। जो अगस्टन एज था वो सम्राट अगस्टन के शासनकाल का समय था जब रोम में शांति स्थिरता और साहित्य का अद्भुत विकास हुआ था। ओके, अब इसमें हम इसके की फीचर को देखेंगे, क्या देखने वाले हैं, की फीचर को देखेंगे। की फीचर में हमें क्या मिलने वाला है, अगस्टन रोम यानी अगस्टन एज का लैटिन साहित्य का स्वर्ण युग जिसे हम कहते हैं गोल्डन एज ऑफ लैटिन लिटरेचर। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ भी लेता है कि व्हाट इज अ गोल्डन एज ऑफ लैटिन लिटरेचर, तो हम इसे बताते हैं अगस्टन एज, अगस्टन रोम। ओके, फिर अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो पॉलिटिकल, वेट मिनट पहले मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ।
यस, पॉलिटिकल पैट्रेंज की अगर हम बात करते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि राजनीतिक जो संरक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, तो जो सम्राट ऑगस्टन जी थे उन कवियों का संरक्षण दिया उन्होंने, जो रोमन साम्राज्य की परंपराओं और कानूनों का महिमा मंडन करते थे। जैसे अगर हम कहेंगे अगस्टन सपोर्टेड पोएट्स हु द प्रमोटेड रोमन वैल्यूज ऑर्डर एंड एम्पायर। ओके, अब इसके अगर हम थीम की बात करें तो थीम में हम देखेंगे अगस्टन रोम एंड अगस्टन एज में जो थीम्स इन लिटरेचर होगा, यानी कि साहित्यिक विषय जो होगा इसका मेन रूप से वो क्या रहने वाला है, तो वो ड्यूटी, हॉनर एंड पैट्रियोटिज्म होगा, जिसे हम कर्तव्य कहते हैं, सम्मान कहते हैं। आइडियल भी इसी में जुड़ जाता है, आइडियल वर्ड भी एक आता है वो भी इसी में जुड़ जाएगा, जिसे हम आप क्या कहेंगे, जो हमारे निजी जीवन होते हैं यानी कि पर्सनल इमोशन होते हैं, और इसमें हमारा जो बैलेंस बनता है किस तरह से बनता है और किसके साथ बनता है, तो देखेंगे पर्सनल इमोशन बैलेंस विद द पब्लिक ड्यूटी, यानी कि निजी भावना और सार्वजनिक जो कर्तव्य होता है उसका संतुलन इसी अगस्टन रोम यानी अगस्टन एज के अंतर्गत ही आता है। तो अगस्टन एज में हमने क्या क्या देखा, अगस्टन एज में हमने देखा जो 27वीं शताब्दी थी, जो 27वीं ईसा थी, उसमें कुछ आइडियल पर्सन को देखा था, कुछ उसमें पर्सनल इमोशन को देखे थे, कुछ उसके बैलेंस पब्लिक को देखा था, यानी कि जो पब्लिक के साथ बैलेंस बन के चलता है वो किस तरह से था। तो इम्पॉर्टेंट राइटर, और अब इनके हम वर्क्स की बात कर लेंगे कि जो हमारे मेन रूप से जो मेन राइटर हैं वो कौन कौन से थे और इनके वर्क क्या थे, तो उसको भी हम फटाफट देखते हैं और देखते हुए चलते हैं। तो अगर राइटर की बात करें तो राइटर में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एनिड का नाम आपने सुना ही होगा, जो वर्जिल एनिड जी थे उन्होंने गाथा और महाकाव्य को लिखा था, यानी कि राइट किया था। हॉरेंस की बात करें, ऑडेज की बात करें, स्टेयर्स की बात करें, यानी कि जीवन के जो आनंद होते हैं, आनंद पर जो कविताएं बनती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, वो भी अगस्टन रोम के अंदर, यानी कि क्लासिकल कॉमेडी में, क्लासिकल लिटरेचर में, अगस्टन रोम में, अगस्टन एज में, सारी चीज़ों में ये इंक्लूड होती चली जाती हैं। अब हम देखेंगे कि लिवी क्या होता है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ रोम की अगर हम बात करें तो ये गद्य पर लेखन कहलाता है। हिस्ट्री ऑफ रोम यानी कि गद्य पर लेखन। अब वर्जिल एनिड की बात होगी तो ये रोम की स्थापना पे हुई थी। अगर हम हैरेंस, ओडे और स्टेयर की बात करेंगे तो नैतिकता व्यंग्य पर हुआ था। ओविड और मेटाफोरस की बात करेंगे तो ये पौराणिक हुआ था। और लिवी हिस्ट्री ऑफ रोम की बात करेंगे तो ये रोम के इतिहास पे ये डिपेंड था। ओके, अब इसके इम्पैक्ट को देख लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट किस तरह रहने वाला है। इम्पैक्ट में देखेंगे हम ओवरऑल चीज़ों को। इम्पैक्ट में हम देखेंगे सबसे पहले हमने बनाया क्लासिकल कॉमेडी, क्लासिकल कॉमेडी, फिर इसके बाद आ जाएगा क्लासिकल ट्रेजेडी, फिर इसके क्लासिकल ट्रेजेडी के बाद क्या आएगा, इसी में हम देखेंगे अगस्टन रोम एंड अगस्टन एज, अगस्टन रोम एंड अगस्टन एज। ओके बच्चों, अब इन चारों का जो एक इम्पैक्ट बनता है वो किस तरह से बनता है, तो अगर हम देखेंगे कि जो हमारा क्लासिकल कॉमेडी, क्लासिकल ट्रेजेडी, अगस्टन रोम एंड अगस्टन एज की बात करेंगे तो इस युग की जो साहित्यिक कृतियां बनी थी वो आज भी पश्चिमी साहित्य और संस्कृति को क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं, यानी कि प्रभावित करती हैं। ओके बच्चों, यस, तो अगस्टन लिटरेचर शेप्ड वेस्टर्न लिटरेचर standards, Roman value of discipline, duty and empire were important lied, यानी कि जो इस युग की साहित्यिक कृतियाँ थीं वो क्या करती हैं, आज भी पश्चिमी साहित्य और उसकी संस्कृतियों को प्रभावित करती हैं। तो बच्चों अब हम फटाफट देखेंगे कि आज के हम यूनिट 1 में, यानी कि BA इंग्लिश फिफ्थ है, थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट किया। तो हम अपने टॉपिक को अगर फटाफट देखेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पे टॉपिक 5 हो जाएगा कि इपिक और बर्थ ऑफ ट्रेजेडी हमने
पहली यूनिट 1 में यानी कि पार्ट 1 में देखा था, पार्ट वन। ओके, सेकेंड में हमने क्या देखा, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। कॉमेडी आपको समझ में आया, कॉमेडी क्या होता है, कॉमेडी का मतलब क्या हुआ, फन एंजॉय, है ना, ये कॉमेडी के अंदर आता है। लेकिन ट्रेजेडी की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें सॉरो यानी कि दुख की बात आ जाएगी। इसमें क्या करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सैड रहते हैं, अपने इमोशन को इसमें दिखाते हैं, इमोशन इटिशी। अगर हम एथेनियन सिटी की स्टेट की बात करेंगे और लिटरेचर कल्चर इसमें अगर जुड़ जाएगा अगस्टन रोम में, तो एथेनियन सिटी में उसके जो साहित्य थे, उसकी जो कल्पनाएं थी, उसको जोड़ा गया था। और कल्चर अगर अगस्टन रोम की बात करेंगे तो अगस्टन रोम में हमने देखा कि 27 BCE यानी कि बिफोर क्राइस्ट 27वीं सदी में या 27वीं ईसा पूर्व में अगस्टन रोम का निर्माण हुआ था, या उसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया था। और अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट में भी हमने देखा कि इसको जो पहले देखा था हमने, यानी कि वेस्टर्न टाइम पे, वो आज भी देखी जाती हैं, ओके। तो सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। इसमें अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 को। यूनिट 2 में हम अपने एक लेक्चर को इसी के साथ लेके आएंगे, जिसमें जिस तरह से हमने यूनिट 1 में पढ़ा कि ट्रेजेडी क्या होता है, इपिक क्या होता है, उसके लिटरेचर क्या होते हैं, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर किस तरह से होता है, उसी तरीके से अब हम यूनिट 2 को पढ़ेंगे। अगला टॉपिक या अगला जो लेक्चर आने वाला है वो है आपका यूनिट 2। अगला जो लेक्चर आएगा वो यूनिट 2 को होगा, BA इंग्लिश 5th सेमेस्टर। यस, लेकिन आप लोगों से ये भी कहना है कि अगर जिस भी टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, प्रॉपर आपको कमेंट सेशन में बताना चाहिए, उस टॉपिक का लेक्चर पहले आ जाएगा। लेकिन आप लोग तो ऐसे बस जुबान बंद करके बैठे रहना है कि बोलना ही नहीं है। अगर आता भी है सामने वीडियोस तो क्या करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ देखनी है कि क्या चीज़ किस तरह से आती है। PYQ के लिए भी अगर आपकी डिमांड होगी तो उसको भी कंप्लीट किए जाएंगे, मतलब बताई जाएंगी, और उसके लिए भी एक अच्छी लेक्चर आप लोग के साथ सामने लाई जाएंगी। तो अपने कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में इसको शेयर भी करिए। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।